हाय स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम अर्धचालक लेसर की अन्य लेसरों से तुलना का अध्ययन करेंगे। तो सामान्यतः अर्धचालक लेसर तीव्रता एक वर्णीय, दिशीय तथा आकाशीय एवं कालिक रूप में अतिकला संबद्धता में अन्य लेसरों के समान होते हैं, परंतु फिर भी अर्धचालक लेसर अन्य लेसरों से निम्न बातों में भिन्न होते हैं। नंबर 1, अर्धचालक लेसरों में इलेक्ट्रॉन संक्रमण पदार्थ की बैंड संरचना से संबद्ध होते हैं, जबकि अन्य लेसरों में संक्रमण विविक्त ऊर्जा स्तरों की बीच होते हैं। इसके फलस्वरूप अर्धचालक लेसर से प्राप्त विकिरण तरंग दैर्ध्यों के कुछ एंगस्ट्रम परास में अन्य लेसरों से प्राप्त विकिरण 1 एंगस्ट्रम की भिन्न के बराबर की अपेक्षा कम एकवर्णीय होते हैं। अर्धचालक लेसर में सक्रिय क्षेत्र बहुत संकीर्ण 1 माइक्रोमीटर मोटाई का होता है। अर्धचालक लेसर किरणपुंज का अपसरण अन्य लेसरों की तुलना में बहुत अधिक होता है। अर्धचालक लेसर का आकार बहुत छोटा 1 mm होता है। 1 mm से भी क्या होता है, छोटा होता है। अर्धचालक लेसर के स्पेक्ट्रमी अभिलक्षण जैसे बैंड अंतराल तथा अपवर्तनांक संधि के गुणों पर बहुत निर्भर करते हैं। पीएन संधि लेसर में लेसर अभिक्रिया संधि में अग्र धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न होती है, जिससे उत्सर्जित लेसर प्रकाश स्पंदों में मॉड्यूलन केवल विद्युत धारा को मॉड्यूलित करके हो सकता है। अर्धचालक लेसरों में फोटॉन का आयुकाल अल्प होता है, जिससे उच्च आवृत्तियों पर भी हम मॉड्यूलन प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं लेसर पुंज के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लेसर बीम। तो लेसर पुंज में कुछ अभिलक्षण गुण होते हैं जो कि अन्य प्रकाश स्रोतों से प्राप्त पुंजों में नहीं पाए जाते। पहला है, लेसर पुंज पूर्णतः आकाशीय संबद्ध होता है तथा समस्त तरंगें ठीक एक ही कला में होती हैं। फिर न केवल एक ही लेसर पुंज के पथ में स्लिट रखकर बल्कि 2 विभिन्न लेसरों से प्राप्त पुंजों का उपयोग करके भी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 2, लेसर प्रकाश लगभग पूर्ण एकवर्णीय होता है, अर्थात उसमें उच्च कालिक संबद्धता होती है। एकवर्णीय का मतलब आप समझते हैं मोनोक्रोमेटिक, यानी कि उसमें एक ही टाइप का, एक ही कलर का क्या होता है, प्रकाश होता है। उसकी जो वेवलेंथ होती है वो एक ही होती है। लेसर किरणें लगभग पूर्णतः समांतर होती हैं, अर्थात लेसर पुंज अत्यंत संकीर्ण होता है तथा बिना विस्तारित हुए लंबी दूरियों तक जा सकता है। ये एक अति तीक्ष्ण बिंदु पर फोकस किया जा सकता है। लेसर पुंज अत्यधिक तीव्र होता है। ये कठोरतम धातु को भी बाष्पीकृत कर सकता है। लेसर पुंज अपने उच्च ऊर्जा घनत्व तथा दिशिक गुण के कारण किसी बिंदु पर फोकस होकर 10⁴ डिग्री सेल्सियस की कोटि का प्रताप उत्पन्न कर सकता है। बात करते हैं लेसर के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ लेसर। तो चूँकि लेसर पुंज संकीर्ण, तीव्र, समांतर, एकवर्णीय तथा उच्च संबद्धता का होता है, अतः इसके विभिन्न क्षेत्रों के अनुप्रयोग निरंतर बढ़ रहे हैं। पहला है तकनीकी तथा औद्योगिक क्षेत्र में। लेसर पुंज कपड़ों के धागे को काटने, स्टील की चादरों को काटने के काम आता है। दूसरा, धातु में तथा हीरे जैसे कठोर पदार्थ में अत्यंत सूक्ष्म छिद्र ड्रिल करने में उपयोग किया जाता है। लेसर पुंज की सहायता से धात्विक छड़ों को पिघला कर जोड़ा जा सकता है, लेसर वेल्डिंग। चौथा है अर्धचालक चिप्स पर इलेक्ट्रॉनिक परिपथों के बनाने के दौरान अनावश्यक पदार्थों को लेसर पुंज द्वारा वाष्पित
करके हटाया जाता है। इंजन के क्रैंक शाफ्ट तथा सिलेंडर की दीवारें लेसर द्वारा ऊष्मीय उपचार से कठोर बनाई जाती हैं। तो ये तकनीकी में इसका लेसर का उपयोग हो गया। फिर है चिकित्सा के क्षेत्र में। तो लेसर पुंज का उपयोग अत्यंत सूक्ष्म शल्य क्रिया यानी कि सर्जरी जैसे कॉर्निया ग्राफ्टिंग में किया जाता है। दूसरा है लेसर पुंजों के उपयोग से शल्य क्रिया काफ़ी कम समय में की जाती है। तीसरा है इसका उपयोग गुर्दे की पथरी, कैंसर, ट्यूमर तथा मस्तिष्क के ऑपरेशन में सूक्ष्म नलिकाओं को काटने व बंद करने में भी किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, युद्ध काल में लेसरों का उपयोग शत्रु की मिसाइलों को पहचान कर नष्ट करने में किया जाता है। आजकल लेसर राइफलें, लेसर पिस्तौल तथा लेसर बम भी बनाए जाते हैं जिनसे रात्रि में भी दुश्मन पर प्रहार किया जा सकता है। फिर दूसरा है अंतरिक्ष में लेसर का उपयोग रॉकेटों तथा उपग्रहों को नियंत्रित करने में किया जाता है। तीसरा है फाइबर प्रकाशिकी टेलीफोनी जैसे दिशिक रेडियो संचार माध्यमों में किया जाता है। चौथा उपयोग है इसका लेसर विज्ञान तथा शोध में। इनकी लेसर का उपयोग माइकलसन मॉरेल के प्रयोग में भी किया गया है जो कि आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत का आधार स्तंभ है। इसकी सहायता से प्लाज्मा का ताप तथा इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। लेसर टॉर्च का उपयोग अति दूर स्थित वस्तु को देखने में किया जाता है। पाँचवा है लेसर का उपयोग त्रिवियम फोटोग्राफी तथा आरेखीय प्रकाशिकी नॉन लीनियर ऑप्टिक्स में किया जाता है। छठा उपयोग इसका है चूँकि लेसर किरणें अत्यधिक समांतर होती हैं अतः इनका उपयोग संचार साधनों में तथा लंबी दूरियों को मापने में किया जाता है। लेसर किरणों की सहायता से पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी का मापन 15 सेमी की यथार्थता तक किया गया है। सातवां है लेसर किरणें नाभिकीय विस्फोटों तथा भूकंपों के संसूचन में, रॉकेटों के ठोस ईंधन के वाष्पन में तथा दूर स्थित ग्रहों व उपग्रहों के अध्ययन में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है। तो ये था लेसर का उपयोग। बात करते हैं मेसर यानी कि MASER। मेसर शब्द अंग्रेजी वाक्य माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है जिसका अर्थ है विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा माइक्रो तरंगों का प्रवर्धन। लेसर द्वारा दृश्य प्रकाश तरंगों का कला संबद्ध एक वर्णीय संकीर्ण तथा अति तीव्र पुंज होता है। ऐसा ही पुंज मेसर द्वारा अदृश्य माइक्रो तरंगों का प्राप्त होता है, इसलिए लेसर को प्रकाशीय मेसर भी कहते हैं। लेसर के समान मेसर में भी किसी माध्यम में जनसंख्या व्युत्क्रमण द्वारा उत्तेजित अणुओं की संख्या बढ़ाकर उन पर उपयुक्त आवृत्ति की माइक्रो तरंगें गिराई जाती हैं जिससे माइक्रो तरंगों का उद्दीपित उत्सर्जन होने लगता है। अमोनिया गैस मेसर। पहला मेसर सन 1954 में गॉर्डन, जीगर तथा टाउन्स ने बनाया था जिसे अमोनिया मेसर कहते हैं। अमोनिया का अणु एक नाइट्रोजन परमाणु तथा 3 हाइड्रोजन परमाणुओं से बनता है तथा इसमें 2 ऐसे ऊर्जा स्तर होते हैं जिनका अंतर 23,870 मेगाहर्ट्ज़ आवृत्ति वाले विकिरण फोटोन की ऊर्जा के तुल्य होता है। इस मेसर में अमोनिया गैस के अणुओं को एक भट्टी में उत्तेजित किया जाता है। उत्तेजित तथा कुछ सामान्य अणु भट्टी में बने एक छिद्र से बाहर निकलकर एक बेलनाकार पृथक्कारी में प्रवेश करते हैं। तो ये मेसर है। मेसर का डायग्राम दिखाया गया है 7.14। इसमें आवेशी छड़ होती हैं, निवेशी माइक्रो तरंगा आती हैं, मेसर तरंगे जाती हैं, अनुनादी प्रकोष्ठ है ये, ठीक है। पृथक्कारी की दीवार पर अवशोषित छड़ें लगी होती हैं जिनके बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र सामान्य अणुओं की
अणुओं को आकर्षित करता है जबकि उत्तेजित अणुओं को प्रतिकर्षित करता है। पृथक्कारी की बेलनाकार आकृति के कारण दीवारों से प्रतिकर्षित होकर उत्तेजित अणु पृथक्कारी की अक्ष के अनुदिश गति करते हैं। इस प्रकार अमोनिया अणुपुंज में से सामान्य अणु पृथक हो जाते हैं तथा केवल उत्तेजित अणु एक अनुनादी प्रकोष्ठ में प्रवेश कर जाते हैं। इन उत्तेजित अणुओं पर प्रकोष्ठ में बने एक छिद्र द्वारा 23,870 मेगाहर्ट्ज की माइक्रो तरंगें गिराई जाती हैं। इसके फलस्वरूप इन अणुओं से उद्दीपक उत्सर्जन होने लगता है। उत्सर्जन से प्राप्त फोटोन प्रकोष्ठ की दीवारों से बार बार परिवर्तित होते हैं तथा अन्य उत्तेजित अणुओं से टकराकर तीव्र उद्दीपक उत्सर्जन करते हैं। इस प्रकार ये श्रृंखला चलती रहती है और एक तीव्र कला संबद्ध माइक्रो तरंग विकिरण पुंज प्रकोष्ठ में बने दूसरे छिद्र से बाहर निकलता है। उपयोग देखते हैं इसका क्या है। मेसर पुंज द्वारा अंतरिक्ष में दूर दूर तक गहरे समुद्र के भीतर संदेश भेजे जा सकते हैं। इनका उपयोग अधिक दूरियों के रडार संचार के लिए प्रवर्धक के रूप में भी किया जाता है। मेसर पुंज द्वारा जटिल ऑपरेशन सुगमता से किए जा सकते हैं। आँख में ट्यूमर के ऑपरेशन में मेसर बीम प्रयुक्त की जाती है। मेसर बीम बहुत थोड़े समय के लिए ही लगभग 10⁻⁴ सेकंड तक वांछित भाग पर डाली जाती है। तो आज ये था मेसर का उपयोग। अब बात करते हैं फाइबर ऑप्टिक्स की, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं फाइबर ऑप्टिक्स। तो परिचय क्या है। सामाजिक व्यवस्था के समन्वयन तथा जीवन की प्रगतिशीलता के लिए आदिकाल से ही मनुष्य अपनी भावनाओं इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करता रहा है। तो फाइबर ऑप्टिक्स एक ऐसा रेशा है जो सूचना तकनीकी में बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जा रहा है। सूचना और संदेशों के सफल आदान प्रदान के लिए निम्न 3 तत्वों का होना आवश्यक है। पहला स्रोत, दूसरा माध्यम और तीसरा गंतव्य यानी कि डेस्टिनेशन, जहां सूचनाएं भेजनी हैं या प्राप्त होनी हैं। तो माध्यम जहां से सूचनाएं उपजती हैं यानी भेजी जानी हैं, और माध्यम जिससे होकर या जिसके द्वारा सूचनाएं भेजी जानी हैं। तो उपरोक्त में माध्यम की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पूर्व काल में सूचना के सफल आदान प्रदान में बड़ी कठिनाइयाँ थीं, क्योंकि तत्समय कबूतर, बाज तथा धावक आदि माध्यम थे जिनका उपयोग असुरक्षित, समय साध्य तथा अव्यवहारिक था। कालांतर में विज्ञान की उन्नति के साथ डाकघर, तार इत्यादि माध्यम प्रचलन में आए तो स्रोत तथा गंतव्य के बीच दूरियां समय के परिप्रेक्ष्य में घटने लगी। वर्तमान युग में टेलीविज़न, टेलीफोन तथा मोबाइल के आविष्कार ने तो सूचना जगत में क्रांति ला दी, परंतु अति गोपनीय महत्वपूर्ण सूचनाएं अभी भी सुरक्षित नहीं थीं तथा माध्यम का प्रभाव भी इसे विरूपित कर रहा था। रेशा प्रकाशिकी यानी कि फाइबर ऑप्टिक्स के सिद्धांत पर प्रकाशिकी रेशा ऑप्टिकल फाइबर के प्रयोग ने सूचनाओं को प्रकाश की गति प्रदान कर दी। माध्यम द्वारा ऊर्जा क्षय, सूचना का विरूपण लगभग शून्य कर दिया, सूचनाओं की गोपनीयता और सुरक्षा भी बढ़ा दी। तो ये है फाइबर ऑप्टिक्स का यूज़। और फाइबर ऑप्टिक्स का यूज़ करके यानी कि ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करके हम सूचनाओं को प्रकाश की गति से इधर से उधर भेज सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।